हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जैसा कि पता है आपको कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट आ गई है और उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसी के क्रम में हमारे द्वारा घटना चक्र टो सीरीज कराई जा रही है, जिसका आज सेट नंबर 8 है। और मेरा प्रयास है कि आज आपकी घटना चक्र की टो सीरीज ख़त्म कर दी जाए और साथ ही साथ जो है आपकी जो है यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट भी चल रही है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा तथ्य जो है बता के हम चल रहे हैं, जिससे कि आपका जो है जीके और हिंदी का भी रिवीजन साथ साथ में जो है हो जा रहा है। और बता दें, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट शुरू करा देंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है, बार बार जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबके जो है रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर कब से जो है शुरू कराएंगे, सर शुरू करा दीजिए क्लासेस। तो फिर जो है बहुत जल्द जो है हम शुरू करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको बताते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्लास जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ बता दें आप लोगों को, देखिए 500 क्वेश्चंस की एक जो है सीरीज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और इसमें देखिए यूपी पुलिस एग्जाम 2024 उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान रहेगा। इसमें उत्तर प्रदेश संक्षिप्त परिचय से लगाए आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तक के सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो आने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये ई बुक के फॉर्म में आपको हम बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और दूसरी ये है कि आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 1 से 2 दिन के अंदर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षी एवं आरक्षी पीसीएस पीएससी भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस बुक जो है लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित जो है करंट अफेयर के साथ 17 एवं 18 फरवरी के जो हल प्रश्न पत्र के सहित है इसमें। तो ये जो है हम शुरू कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देर लगाए जो है हम क्लास शुरू करते हैं। और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 है और अब ये एकदम फाइनल होने वाला है। इसके बाद 2 सेट और बचेंगे। देखिए, पहले जो है हम जीके कराएंगे, जीके कराने के बाद फिर हम हिंदी कराएंगे जैसा कि आपको पता है, और जो है विथ एक्सप्लेनेशन हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो होता है वो टेसु होता है। ठीक है, और उसको प्लास बोलते हैं। तो इसको टेसु भी दे सकता है और प्लास भी दे सकता है, तो दोनों ही आपका सही है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आप लोग प्लास पढ़ते हुए आए हैं और अगर टेसु आ जाएगा ऑप्शन में तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और साथ ही साथ देखिए, राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा है और जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रौंच है। ठीक है, तो कभी कभार क्रौंच आ जाता है या सारस आ जाता है। और राजकीय वृक्ष जो है वो सीता अशोक है, ये जाने रहिए। ठीक है, और आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे तो इससे आप ही लोग का तैयार होगा। और फास्ट बोर्ड रिवीजन के समय बिल्कुल नहीं बचा है और आप लोग जो है तैयारी में एकदम लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है? तो सुरहाताल पक्षी विहार आप सभी को पता है कि ये बलिया जिला में स्थित है। इसके बारे में और कुछ डिटेल हम बताते चलें कि देखिए, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी बोलते हैं। और पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप जो है 1991 पे टिक करके आएंगे। सुरहाताल की स्थापना जो 1991 में हुई थी और ये 34.32 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये जाने रहिएगा। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट तथ्य है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो पहले हम बता दें कि जो परीक्षा बांध है ये आपका झांसी जिले में है, पहले ये जान लीजिए। और जो है एक चीज और बता दें कि ये बेतवा नदी पे है। और बेतवा नदी को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेतवा नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको वेत्रवती कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेतवा नदी पे है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये झांसी जिले में है और बेतवा नदी जो है हमीरपुर जिले में यमुना में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतवा नदी जो है यमुना में किस जगह पे मिलती है? तो आप जो टिक करके आएंगे जो है हमीरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो सबको पता है कि बिरहा, चैती और ढोला जो है आपके उत्तर प्रदेश के जो है मुख्य लोकगीत हैं। जैसे रशिया, कजरी भी जो है और आल्हा, ये भी जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और स्थान और क्षेत्र दिए गए हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, बताते चलें कि जल विहार का मेला जो है आपका बुंदेलखंड, ये बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बिल्कुल सही है। और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत दिया हुआ है। इसके जहां आपका पश्चिमांचल होगा, ये जाने रहिए। और शुक्रताल का जो मेला है वो मुजफ्फरनगर में होता है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में एक चीज बता दें, बलदेव द्वारा जो है प्रलंबासुर के वध के उपरांत पलवल नगरी बसाई गई थी, ये भी जाने रहेगा। ये भी पूछा गया है कि पलवल नगरी जो है
किसके वध के उपरांत बसाई गई थी? तो ये प्रलंबासुर के जो है वध के उपरांत, ठीक है, और बलदेव द्वारा जो है उनका वध किया गया था। और उसी के जो है उपलक्ष्य में ये जो है जो है मेला मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, और यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। तो एक चीज पूछा जाता है कि बनारस के बुनकरों पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो आप जो है झीनी झीनी बीनी चदरिया लगाएंगे, और पूछेगा ये इसके लेखक कौन है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह पे आप टिक करके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत कितने ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के उद्देश्य एक वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया? देखिए, इसमें फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है हम डाटा वगैरह भी एग्जैक्ट इसलिए बताते चलते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 2.56 लाख से अधिक, ये बिल्कुल सही है। और ये याद रखे रहिएगा। इसमें एक चीज और आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 3 वित्तीय उन्नयन की प्राप्ति होगी। वो जो है क्रमशः है 4320 रुपया, 5520 रुपया और 7200 रुपया प्रति वर्ष होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा द कुलिश स्कूल का उद्घाटन किया। तो द कुलिश स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है ये बताना है, और इसके बारे में एक दो तथ्य और हैं जो आपको बताते चलें। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, द कुलिश स्कूल का उद्घाटन जो आपका जयपुर में हुआ है, और जयपुर आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है, ये जाने रहिएगा। और ऑप्शन में राजस्थान दे देगा तो आप राजस्थान पर टिक करके आएंगे, जयपुर देगा तो आप जयपुर पर टिक करके आएंगे, ठीक है। और एक चीज बता दें कि यह स्कूल जो है राजस्थान पत्रिका के संस्थापक स्वर्गीय कर्पूर चंद्र कुलिश की स्मृति पर स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो है राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन है, तो आप आंसर लगा के आएंगे स्वर्गीय कर्पूर चंद कुलिश, ठीक है। और आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप लोग जो है लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कीजिए, यही एक तरीका है कि आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे आने लगेंगे टेस्ट में। और टेस्ट में जिनके नंबर कम आ रहे हैं, बहुत सारे छात्रों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे नंबर जो है 200 से नीचे हैं और 200 के आसपास रह जा रहे हैं, तो उनके पीछे जो है यही रिवीजन की कमी है, इसी वजह से नंबर कम आ रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी अलग से हम टिप्स दे रहे हैं, जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी जो हम टिप्स दे रहे हैं कि आप क्या कीजिए अब लास्ट समय में, ठीक है। ये लास्ट मिनट टिप्स हैं जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। और सक्सेस विद विक्रम अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपको टेलीग्राम आ जाएगा। और टेलीग्राम लिंक एक चैनल बनाया गया है, साथ में एक डिस्कशन ग्रुप भी हम बना दिए हैं जो रात में 8 बजे से 10 बजे तक ओपन किया जाता है, जहां पे आप सारे अपनी क्वेरी जो समस्याएं हैं वो आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे क्लास के बाद या तो फिर उस डेट में इवनिंग तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। मार्च 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल की पर्यटन राजधानी पूछा गया है, तो आपको हम बता दें कि जो है पोखरा को इन्होंने ऐसा जो है, और जो है पोखरा गंडकी प्रांत में स्थित है। पूछा जाता है पोखरा किस प्रांत में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा पोखरा जो है गंडकी प्रांत में स्थित है। और पोखरा को जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इसे जो है नेपाली शहर के नेपाल के पर्यटन राजधानी घोषित किया। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC महिला एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि AFC का फुल फॉर्म क्या होता है। AFC का फुल फॉर्म होता है एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ये जाने रहिए। और महिला एशियाई जो है जो कप 2026 हुआ है, और इसका जो है आपका 2026 जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। और एक चीज और बताते चलें आपको कि 2029 में जो होगा उसका भी जो है घोषणा हो चुका है, वो आपका जो है उज्बेकिस्तान में होगा, ये जाने रहिएगा। अगर पूछता है कि 2019 का जो है ये कब होगा, AFC कब कहाँ पे होगा, तो उज्बेकिस्तान आप टिक करके आएंगे। और 2026 अगर पूछेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया में टिक करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयरड्राफ्ट स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो इस पे बेस्ड जो है एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि क्या। देखिए, मई 2024 में भारतीय वायु सेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है, ये आगरा जिले में
एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। और पूछता है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब की कितने जो है घायलों की इलाज करने की क्षमता है, तो लगभग 200 से अधिक जो है घायलों की इलाज करने की क्षमता है। नेक्स्ट है वांडा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितने दूरी तक भाला फेंक पर रजत पदक जीता, तो ये बताना है आपको। तो नीरज चोपड़ा जी ने जो है 88.36 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है। और चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेव्स ने 88.32 मीटर दूर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए 88.36 जो है सही है, और जो स्वर्ण पदक जीता है वो जो है 88.38 जो है मीटर उसका है, और जो उसका नाम है वो जो है चेक गणराज्य का है, उसका नाम है जैकब वार्डलेज। तो ये जाने रहिएगा। इससे ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे वेस्ट नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश जी और सरफराज जी, आप लोग जो है आंसर देते रहिए, काफ़ी अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग मतलब एनीमिया होता है, तो ये सबको पता है कि किस वजह से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए साइनो को बालेमिन एक जो है विटामिन होता है जिसे विटामिन B12 बोलते हैं, इसके कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग या एनीमिया होता है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख स्रोत हैं वो मांस, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है विटामिन B12 का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, ऑप्शन में बहुत सारा दे देगा, तो जो जहाँ पे मांस, मछली, अंडा, दूध देगा वही सही होगा। तो विटामिन B12 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तो जजिया और तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया, तो ये अकबर ने किया। और अकबर के बारे में एक चीज और जान लीजिए, अकबर जो है 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह बना था। और इसका जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग, तो इसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरमल के महल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जन्म किस जगह पे हुआ था, तो अमरकोट के राजा वीरमल के महल में हुआ था। ठीक है, तो इससे 3-4 देखिए, हर क्वेश्चंस के साथ 3-4 क्वेश्चंस और संभावित क्या बन सकता है वो हम बताते इसलिए चल रहे हैं। और आपको भी हम बार बार यही कहते हैं कि पेपर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट में अगर जीके के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37 या 38 क्वेश्चन हैं, तो आप उसके एकदम पोस्टमार्टम कर डालिए कि उससे और क्या बन सकता है। तो उसके बाहर एग्जामिनर कुछ पूछ ही नहीं सकता है और एग्जामिनर आपको फंसा नहीं सकता है। अभी समय है आप लोगों के पास, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। लास्ट मिनट में फिर दिमाग काम नहीं करता है और एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को जो है यही समस्या होती है और आप लोग फंस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो भगत सिंह और उनके मित्र को जो है सेंट्रल असेंबली बम कांड के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में कुछ तथ्य और आपको हम बताते चलें, ये जाने रहिए। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य थे ये लोग, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त। और 8 अप्रैल 1929 को डेट पूछता है कि सेंट्रल असेंबली बम कांड कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 जो है आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप जाने रहिए कि केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका गया जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। ये भी पूछा जाता है कि जो है जब फेंका गया उस समय जो है किस बिल पे चर्चा चल रही थी, तो इस बिल पे बहस चल रही थी और इसका उद्देश्य था सरकार को डराना मात्र था। और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। और फिर बाद में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई। और फांसी का डेट पूछा जाता है कि कब दी गई, तो 23 मार्च को दी गई थी। और ईयर अगर पूछता है तो 1931 आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा में मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बता दें अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वुड्स डिस्पैच को जो है अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद के केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार के वोट की भारिता का वेटेज जो है कुल मतों का 1/3 है। और अगर देखिए एक चीज, देखिए टेक्निकल पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है
कि एक राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर वोट की भारिता क्या है, तो आप बताएंगे कुल मतों का 2/3 वोट माना जाता है। तो देखिए केंद्र सरकार का क्या है, कुल मतों का 1/3 है, और कुल राज्यों का मिला के अगर बात किया जाए तो कुल मतों का 2/3 है। ये जाने रहिएगा, ये 2 टेक्निकल पॉइंट्स है, यहीं पे आप फंस जाएंगे। आप ये पढ़ के जाएंगे, पूछ यहाँ पे ये देगा, ठीक है, तो ये गलती आप लोग ना कीजिएगा। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो ये बताइए ये किसके पास है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो अग्रिम जो प्रदान करने का, इसको इमरजेंसी कोष भी बोलते हैं, इमरजेंसी जो है फंड बोलते हैं, इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये जाने रहिए, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और साथ ही साथ जो है ये संविधान के अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी पूछता है कि आपका इमरजेंसी फंड या भारत के आकस्मिकता कोष का जो है उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 267 आप टिक लगा के आएंगे, ये जाने रहिएगा। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो साथ में इसलिए कराते चल रहे हैं कि आपको कम से कम समय में आपका सब कुछ तैयार करा दे। और देखिए ऑप्शंस हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, जितना देर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे उतने देर में आपको कुछ एक्स्ट्रा तथ्य, हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे, ठीक है। और जो भी लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है आप लोग आंसर दे रहे हैं। और देखिए आपको हम बता दें कि पीडीएफ के लिए आप लोगों को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे क्लास के बाद डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग जुड़ जाइए। और वहां टेलीग्राम पे हम रेगुलर कुछ क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जब भी टाइम मिलता है तो 2-4-5 क्वेश्चन डाल देते हैं, उससे आप जो है क्विकली जो है रिविजन भी अपना कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहां से पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज आपको हम बता दें कि मैथ्स और रीजनिंग वगैरह की क्लासेस भी हम बहुत जल्द कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है आपका घटना चक्र की टो सीरीज सेट नंबर 8 है, 2 सीरीज और बची हुई है, वो हम कंप्लीट करा देते हैं। साथ ही साथ यूथ की जो है सीरीज चल रही है, और यूथ कंपटीशन की जो नई वाली जो है, जो वॉल्यूम 2 आई, वॉल्यूम 2 करा रहे हैं, और उसकी जो है 3 सेट हो चुकी है। और बाकी की जो सेट्स हैं वो जो है आपके 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे। और इसके बाद जो आपकी किरण पब्लिकेशन की है वो भी हम कंप्लीट करा देंगे, ये जाने रहिए। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। प्रतिबूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है। प्रतिबूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक जो है घटक है, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है। और इसके बारे में जो है 1-2 तथ्य और भी बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक प्रतिबूंद अधिक फसल कार्यान्वित कर रहा है, ठीक है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक सीमा पर निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है ये पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर आप लोग देते रहिए। देखिए एक सीमा पर निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है, ये जाने रहिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो देखिए बात यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ठोस तरल या गैसीय पदार्थ के उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही है पर्यावरणीय प्रदूषक, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो इसका जो है आंसर आप लोग बताइए क्या है। देखिए आपको इसके बारे में, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए नाथुला होगा। कुछ चीजें बताते चलें कि देखिए नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार को चुंबी घाटी में खुलता है, और नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा व्यापार पॉइंट है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाश्म ईंधन को बारिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। एक बात आप लोग को और बताते चलें कि जो लोग यहाँ पे पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको भी बता दें कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी ही हम शुरू कराने वाले हैं, और उसमें भी कंप्लीट जितनी भी प्रैक्टिस सेटें होती हैं वो हम आपको कराएंगे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट हम खुद बनाते हैं उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। चलिए, किस जीवाश्म ईंधन को
बरिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन कोयला को बरिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ग्वादर बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो देखिए, अगर बलूचिस्तान ऑप्शन में आ जाएगा तो आप बलूचिस्तान टिक करके आएंगे, और पाकिस्तान अगर आएगा तो आप पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप टिक करके आएंगे, ये जाने रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका जो है सही आंसर होगा, अध्यक्ष जो है आपके मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर जरा आप करके बताइए, अभी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये पूछा है। तो ये कानपुर नगर जिले में अवस्थित है। और क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? तो आप लोग 1975 पे टिक करके आएंगे, 1975 बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में डिजाइन किए गए डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, बताइए आप लोगों में। क्रीपर वायरस को जो है पहला वो माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपको हम पूछे थे कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर आप लोगों में से कोई भी नहीं दिया है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप लोग, हमको लग रहा है कि जैसे खाली प्रैक्टिस सेट रटते हैं, रट के चले जाते हैं, आपको लगता है कि बस खाली यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है केवल पूछेगा कि राज्य के कौन है, आपका अगर जिला का पूछेगा तो आप क्या जो है टिक करके आएंगे, ये बताइए हमें। और किसी का कमेंट अभी तक नहीं आया है, तो सुनिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्ट्रेट होता है, और जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पुराने पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, वो पूछा गया है। ठीक है, आकाश जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रॉ का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया है। तो रॉ एक एजेंसी है, आप सभी को पता है। और देखिए, ये अगर हिंदी में भी इसका ऑप्शन, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, लेकिन अगर पेपर में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा तो आप करिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इंग्लिश में देख लीजिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और हिंदी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दोनों में से कोई एक दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना है, इसके बारे में भी कुछ तथ्य जान लीजिए। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में बनाने की, देखिए इसमें लोथल दिया हुआ है, तो आप लोथल टिक करेंगे। गुजरात दे देगा तो आप गुजरात टिक करके आएंगे। और एक बात आपको बता दें, जो गुजरात आपका है, जो लोथल आपका है, वो जो है हड़प्पा कालीन स्थल भी है। ये भी पूछता है कि लोथल जो है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ पे अवस्थित है, तो आप गुजरात में टिक करके आएंगे। और साथ ही साथ जान लीजिए, संग्रहालय समुद्री इतिहास के पुनर्निर्माण, नाव निर्माण और सामग्रियों के पुरातत्व के लिए पानी के नीचे पुरातत्व का एक अनुसंधान केंद्र भी होगा। तो ये भी अगर पूछेगा पानी के नीचे कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुजरात में बनाया जा रहा है, लोथल में। चलिए नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। विश्व दिवस के ऊपर देखिए, हम जो दिवस के ऊपर है पिछले सारे सेट में लगातार कराते आ रहे हैं, और इसके ऊपर अलग से टाइम मिलेगा तो हम एक इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है, जो बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, उसका एक जगह संकलन करके आपको हम अवश्य बता देंगे। तो 22 मार्च को मनाया जाता है, एक चीज़ ये जान लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूछे, आपको बता दें कि एग्ज़ाम है, अगर एग्जामिनर को पेपर अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो वो सीधे पूछेगा कि विश्व जल दिवस 2024 का थीम क्या था। तो थीम बताइए आप लोग क्या है। तो जल दिवस की थीम जो है, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मिति का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है। तो ये जो है राज्य सरकार के पास होता है, ये जाने रहिए। तो केवल राज्य सरकार के पास जो है, जो पट्टेदारी, जो पट्टे की भूमि वगैरह जो होता है, ये आपका तहसील से होता है, और लेखपाल और तहसीलदार की इसमें अहम भूमिका होती है, एसडीएम वगैरह की। तो ये जो है, इस पर केवल राज्य सरकार का अहम भूमिका होता है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारी मालखाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल पर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका तिमाही पे करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको हर सेट में देखने को मिल रहे होंगे, तो आप लोग ध्यान से जो है इसको करते चलिएगा और ये सब याद करते चलिएगा। ठीक है, और जो लोग जो है वीडियोस ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी देख रहे हो, और जो नए जो है मेरे मित्र हैं, उनको हम बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी तरीके के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट जीके, हिंदी, मैथ्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है पढ़ाया जाता है और सॉल्व कराया जाता है।
और साथ ही साथ हम आपके लिए 500 क्वेश्चन की एक यूपी जीके की बुक बना रहे हैं, पीडीएफ है, और उसको आप लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 2 बार 3 बार रिवीजन कर जाइएगा। विश्वास मानिए आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इतना विश्वास हमको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी सेवा से वंचित डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? तो देखिए, नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाता है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ये भी बिल्कुल सही है। जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना, तो ये गलत है, ये कंप्यूटर सिस्टम में वायरस की बात की जा रही है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों को पता होगा, और आप लोग जो अगर न्यूज़ में अपडेट रहते हैं तो न्यूज़ में ये ज़्यादा चलता है। तो आपका ये नई दिल्ली में है, क्योंकि अक्सर जो है आपका वहाँ से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिकता, आर्थिक और राजनीति का आदर्श कहाँ से लिया गया था? तो ये आपको बता दें कि ये रूसी क्रांति से लिया गया था, ये जाने रहिए। और जो है रूसी क्रांति कब हुई थी ये पूछता है, तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है। ये पूर्व सोवियत संघ भी जो है बोला जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 323 बी, ठीक है, अनुच्छेद 323 बी, ठीक है। आप लोग के आंसर काफी सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चुनाव याचिका भी, देखिए इसके बारे में कुछ चीजें और भी जान लीजिए कि चुनाव याचिका भी हमारे देश में चुनाव प्रणाली की खास विशेषता है, ये जाने रहिए। और यदि किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं तो संबंधित क्षेत्र का उम्मीदवार उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उच्च न्यायालय उसके चुनाव को रद्द कर सकता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि वास्तव में भ्रष्ट साधन अपनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जाने रहिए। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर चुनाव याचिका बिल्कुल सही है। और इससे रिलेटेड एक न्यूज जो है अभी 2-3 दिन से जो है न्यूज में सर्कुलेट हो रही है, वो क्या है? अगर आप लोगों को किसी को पता है तो उसके लिए आप एक वर्ड लिख दीजिए, तो हम जानेंगे कि आप लोग एकदम अपडेटेड है करंट वगैरह सारी चीज़ों से, और नहीं तो हम बताएंगे अभी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए आपका जीके यहाँ पे खत्म हो गया है, अब हम यहाँ से हिंदी शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि ये हिंदी और जीके की सीरीज अभी चल रही है। जैसे ये खत्म होगा फिर मेरा प्रयास रहेगा कि रीजनिंग और मैथ भी आप लोगों को सॉल्व करा दें। और देखिए जो बच्चे यूथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं जाके, वो भी जाके वीडियोस है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी कर लीजिए, कि उसके भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। उसमें पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें तथ्य कुछ अलग तरीके से हैं, इसमें तथ्य कुछ अलग तरीके से हम ऐड ऑन कर रहे हैं। दोनों मिला के अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो जान लीजिए आप लोग के पास तथ्यों का ढेर सारा कलेक्शन भी हो जाएगा और क्लास में सारी चीज़ें रट भी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी लोग नए हों, जो लोग नहीं जानते हो, तो उनको बता दें कि टो सीरीज की घटना चक्र की सेट नंबर 8 है, और दूसरी जो है आपकी यूथ की जो है शाम को इवनिंग में जो है चल रही है, ठीक। तो चलिए, और किरण पब्लिकेशन के लिए बहुत डिमांड आ रही है, तो वो भी हम 1 तारीख से शुरू कर देंगे किरण पब्लिकेशन की आप लोग की। तो 1 तारीख से सुबह मॉर्निंग में आप 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ के किरण पब्लिकेशन की आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, आपको एक चीज़ अभी पूछे थे हम कि एक चीज़ जो इसको लेके जो है जो न्यूज़ में चल रहा है, ये बताते चले आपको कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी थी, और वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे गलत तरीके से जो है, जो वहाँ राम भुआल निषाद जो जीते हैं, उनकी जो है वैधता को परखने के लिए इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, ये जाने रहिए। तो ये चुनाव याचिका, इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका अब हिंदी पोर्शन शुरू करते हैं। आप लोग के आंसर हिंदी के पहले ही आने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग हिंदी भी इतने अच्छे से कर रहे हैं। और ये सब जो है हिंदी पोर्शन आप लोग को नंबर गेन कराने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल करने वाला है, सबसे ईजी पोर्शन होता है। और यहाँ तो आप 38 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मत गलत करके आइएगा, इतना हम तैयार करा दे रहे हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये पूछा गया है। तो आपको बता दें उद्गम जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। उद्गम जो है आपका तत्सम शब्द है। और जो है खेत जो है खेत, दर्शन और दर्शन, देखिए खेत और दर्शन दोनों आपका तद्भव शब्द है, और खेत का जो है तत्सम आपका क्षेत्र होता है, और दर्शन का जो है आपका तत्सम जो है दर्शन होता है, ये जाने रहिएगा, दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है
मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मृत्तिका शब्द का पूछ रहा है कि तद्भव रूप क्या है, तो मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप मिट्टी होता है, और मौक्तिक का तद्भव रूप मोती होता है, और मौत का तत्सम रूप मृत्यु होता है। और मिर्च का तद्भव रूप क्या होता है? मरीच होता है। तो ये जाने रहिए। तो आपका जो है 39 क्वेश्चन का मिट्टी बिल्कुल सही होगा। जो लोग बी ऑप्शन किए हैं बिल्कुल सही है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हिंदी का क्या स्वरूप पूछा गया है, तो इसके बारे में बता दें। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो ये जाने रहिए राजभाषा होगा। और जो है संविधान के अनुच्छेद 343 वन में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो एक चीज और बता दें हम कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी, और अगर लिपि पूछेगा तो देवनागरी आप टिक करके आएंगे। तो यहाँ पे जो है राजभाषा हिंदी हो गया और लिपि आपकी देवनागरी हो गई। एक चीजें और बता के चले आपको हम कि उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा है वो हिंदी है, और जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है। और हिंदी कब जो है अपनाया गया था और उर्दू कब अपनाया गया था, ये यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसमें हम डिटेल में पूरा आपको बताए हैं जीके पोर्शन में, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। झा। नेक्स्ट है किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? तो किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है ये पूछा गया है। तो चलिए बताइए, इसका एकदम खड़ी बोली बिल्कुल सही है। और खड़ी बोली के बारे में एक चीज और बता दें कि खड़ी बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो पूछता है कि खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप सौर सैनी अपभ्रंश को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो आपको बताना, देखिए झंडा ध्वज पताका बिल्कुल सही है, दांत दंत रदन बिल्कुल सही है, चांद का राकेश शशि बिल्कुल सही है, और अंबु और आब जो है आपका जल का जो है पर्यायवाची है, पर्याय है। ठीक है। और जल मतलब पानी का जो है पर्याय है। नेक्स्ट है अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? अनुचित बताना है। देखिए अनुराग विराग बिल्कुल सही है, ये विलोम शब्द है। अनुराग का विराग होता है, कटु का मधुर होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। लेकिन जो है आपका उन्नत का क्या होता है, ये कमेंट करके हमको बताइए। उन्नत का होता क्या है, ये आप कमेंट कीजिए कि उन्नत का विलोम शब्द अवनत होता है। ये जाने रहिए, यहाँ पे लोग गलती करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो खोज की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए अनुसंधान बिल्कुल सही है, और जिज्ञासा बिल्कुल सही है, तलाश बिल्कुल सही है, इच्छा पूर्ति ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होगा। बिल्कुल सही। आप जो है आकाश जी बहुत सही आंसर दे रहे हैं। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो देखिए पूर्व दिशा के लिए आपको बता दें, पूर्व दिशा के लिए प्राची ही है। और सारे दिशाओं के बारे में आपको हम बता देते हैं, सारा जो है दिया हुआ चारों, तो कौन किससे संबंधित है ये भी बताते चल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए जो उदीची है ये उत्तर से संबंधित है, जो प्रतीची है ये आपका पश्चिम से संबंधित है, और जो अवीची है ये आपका दक्षिण से संबंधित है। ठीक है। तो ये जाने रहिएगा। और इसको याद करने का एक टिक भी है। पूर्व मान लीजिए दो शब्द से बना हुआ है, दो अक्षर से मिलकर बना है, तो मान लीजिए प्राची हो गया आपका। और उदीची जो है तीन अक्षर से मिलकर बना है, तो ये उत्तर के लिए हो जाएगा। और देखिए प्रतीची इसमें आधा रा है, और पश्चिम में जो है आधा सा होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये से बना हुआ है। बचा आपका अवाची, तो ये आपका दक्षिण के लिए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य को त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य को छाटिए। ठीक है। तो देखिए तुम निसंकोच चले जाओ, तुम होगा नहीं। आप निसंकोच चले जाएंगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप निसंकोच चला जाओ, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। चला जाओ क्या होता है? आप निसंकोच चले जाइए, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जो लोग वीडियोस बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट कीजिएगा जरूर। इससे ये लगता है कि आप लोग वीडियोस देख के आप वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, और आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है कि नहीं है ये कमेंट हमें अवश्य कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें पूछा गया है। तो देखिए शुद्ध शब्द आपका इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यावाच अस्पति। इसको जूम कर दे रहे हैं, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। विद्यावाच अस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गुणवान का स्त्रीलिंग आपका गुणवती होता है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट है
लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए, लोटे का जो है स्त्रीलिंग लुटिया होता है, ये जाने रहिए। पूछेगा कभी लोटे का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो लुटिया होता है। और लुटिया का बहुवचन जो है लुटियां होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ये जाने रहिएगा। तो 50 का जो ऑप्शन नंबर सी आंसर किए बिल्कुल सही है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। ठीक है, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो इसमें किस तरीके का जो है त्रुटि हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। किस तरीके की त्रुटि हुई है ये बताइए। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो वाक्य में कारक की त्रुटि है। ठीक है, वाक्य में देखिए कारक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कारक की त्रुटि है। यहाँ पे के लिए के जहाँ पे को होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है। ठीक है, देखिए आप इसी समझिए कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज हो रहा है, क्योंकि कोई सज्जन बुला रहा है। कोई, ठीक है, कौन बुला रहा है ये नहीं पता है, कोई सज्जन। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण यहाँ पे यूज होगा। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द क्या है? तो आपको सबको पता है कि संख्यावाचक है। जहां पे संख्या की बात की जाती है वो संख्यावाचक जो है बिल्कुल सही। आप जो है सरफराज जी आपके और आकाश जी, आप दो लोग ही आंसर दे रहे हैं। इतने लोग जो है लाइव देख रहे हैं, लेकिन दो लोगों का लग रहा है कि तैयारी बहुत अच्छा है और मेरे वेल विशेष आपके साथ हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हर हाल में होगा। मेरी बहन, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? तो थोड़ी सी बात की जा रही है, तो ये परिमाण की बात की जा रही है, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस सब के बारे में जो यूथ की जो घटना, जो यूथ की सेट नंबर 3 है, उसमें काफी डिटेल में आपको बताए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा जिनको जो है इसमें कंफ्यूजन हो कहीं भी। ठीक है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, इसके बारे में तब तक हम आपको कुछ और डिटेल बताते चलते हैं कि आप पहचानेंगे इसको कैसे। ठीक है, देखिए यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल है। देखिए क्रिया जिस रूप में, यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो उसमें हेतु हेतु मत भूतकाल प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिनका ऑप्शन बी आया है वो बिल्कुल सही है। सरफराज जी, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की। ठीक है, इस चीज को बदलना है आपको, तो क्या होगा? तो देखते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषित किया गलत है, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं गलत है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई और मुख्यमंत्री ने घोषणा कही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए इसके बारे में एक चीज और बता दें आपको कि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर जो है ये बनेगा। और देखिए ये वाक्य जो है ये कृतवाच्य का उदाहरण है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है पूछा गया है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा? इसमें उपसर्ग का प्रयोग क्या किया गया? प्रातः उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा गया है? तो बता दें बहाव शब्द में आओ प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है, आओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। देखिए आग्नेय प्लस अस्त्र जो है इसका सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष के बारे में पूछा गया है तो ये बताना है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें, सुपुरुष में पहली बात है देखिए कर्मधाराय समास है, ये जान लीजिए। और इसका विग्रह होता है सुंदर है जो पुरुष, मतलब जो पुरुष सुंदर है
ये। और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, ये जाने रहिए। और इस समास के बारे में पिछले जो है लेक्चर्स में बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये देखिए उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो कौन किस वाक्य में सही उप विराम का प्रयोग हुआ है, चलिए बताना है आपको। तो देखिए इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, मित्र बंधु 3 हैं डैश, ये नहीं होगा, गलत है। मित्र बंधु 3 हैं डॉट डॉट, ये आपका उपविराम बिल्कुल सही है। और आपको एक चीज बता दें कि देखिए जब किसी कथन को पृथक करके दिखाना हो तो वहां उपविराम का प्रयोग होता है। यह अक्सर पुस्तकों के शीर्षक, निबंध तथा पृथक विवरण में प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। खल की दवा, पीठ की पूजा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। दुष्ट लोग पीटने से ठीक रहते हैं, दुष्ट लोग पीटने से ठीक रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, बस अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन हर सेट में और हर टेस्ट सीरीज में, चाहे वो किसी पब्लिकेशन का है वो सब में है, और ये आयोग भी कहीं ना कहीं घुमा के पूछ ही लेता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका विभाव सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हम गद्यांश पढ़ाएंगे, और गद्यांश के बारे में हर बार आपको जो हम बताते चल रहे हैं कि पहले आप गद्यांश के लिए पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, उसके ऑप्शंस देखिए, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर आपका एक्यूरेसी 100% रहेगा, टाइम भी बचेगा। लेकिन जो है हमारे छात्र क्या गलती कराते हैं, हमारे दोस्त प्यारे भाई बहन, कि एग्जामिनेशन हॉल में पहले गद्यांश पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर दोबारा उनको आंसर निकालने के लिए गद्यांश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और देखिए आप लोग को पढ़ाने के लिए हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि आप लोग का एक एक मिनट बचे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग भी जो है पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, एक मिनट भी फालतू वेस्ट ना कीजिए। क्योंकि देखिए बोलते बोलते लगातार गला सूख जा रहा है, लेकिन हम बोलना नहीं बंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और साथ ही में फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ नोटिस है आप लोग को बताएंगे हम। श्रम का महत्व सर्वविदित है, इसके माध्यम से मानव विशाल बाढ़ को नियंत्रित करता है, गरजते तथा उपनते सागर की लहरों को चीरकर जलपोत चलाकर आगे बढ़ता है, विशाल पर्वतों के मध्य से राख खोजता है, दुरूह समस्याओं को पलक झपकते ही हल करता है, उद्योगी मानव को ही लक्ष्मी वर्ण करती है, श्रम जीवन में उत्थान की कुंजी है, श्रम लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा उसे प्राप्त करने में सहायक है, श्रमजीवी मानव राष्ट्र का आभूषण है, आदर्श जीवन का प्रतीक है, किसी कवि के शब्दों में गति का नाम, अमर जीवन है, निष्क्रियता की घोर मरण है, जीवन के क्षेत्र में श्रम अनिवार्य है, श्रम किए बिना किसी भी व्यक्ति को रोटी खाने का अधिकार नहीं है, ईश्वर ने हमें दो हाथ पैर दिए हैं, वे परिश्रम करने के लिए ही हैं, राष्ट्रीय उत्थान और आत्मोन्नति के लिए श्रम तथा सतत उद्यमशीलता परम आवश्यक है। अतः जो आदमी एक क्षण भी व्यर्थ गवाता है वह ईश्वर का अपमान करता है, अपने राष्ट्र का अहित करता है। आज देश में जो भयानक गरीबी और बेकारी है उसे देखकर अत्यंत दुख होता है। शारीरिक श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते हैं। भारत का मनुष्य अपने व्यवसाय से हटकर कार्य में अपमान समझता है। यदि सब श्रम करें तो धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाए। आज जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके मूल में श्रम ना करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि सब लोग अपने परिश्रम की कमाई खाएं तो दुनिया में अन्न की कमी नहीं होगी। तो सब लोग अपने परिश्रम की कमाई खाएं तो दुनिया में अन्न की कमी ना रहे और सबको अवकाश का समय भी मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने को अधिकार नहीं है, तो रोटी पे देखिए हम सर्कल किए थे, रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है, तो राष्ट्र का आभूषण श्रमजीवी मानव को कहा गया है। अब श्रम की बात की गई है। और महात्मा गांधी जो लोगों को किसकी कमाई खाने के लिए कहा गया है, तो परिश्रम की कमाई खाने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। लास्ट ही स्टेटमेंट में था। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, पूंजी गलत है, उद्योग का महत्व नहीं हो सकता है, राष्ट्र का महत्व नहीं हो सकता है। श्रम की बात की गई तो श्रम का महत्व जो है ये जो है इसका शीर्षक होगा। देखिए जिस वर्ड का प्रयोग जो है गद्यांश में बार बार किया जाए उसी से मिलता जुलता जो है आपका गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए। ये एक ट्रिक है, ये जाने रहिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कब दुनिया में अन्न की कमी नहीं रहेगी,
तो कब दुनिया में अन्न की कमी नहीं रहेगी? सभी फसल उगाएं, गलत है। सभी सेवा करें, गलत है। सभी प्रसन्न रहें, गलत है। सभी परिश्रम की खाएं, तो जो है अन्न की कमी कभी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है प्रत्येक डैश सीखता है कि आपस में डैश से रहो, तो प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आप देखिए। किस कृति के लिए अमृतकाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसके बारे में कुछ तथ्य आपको हम बताते चलें। ये भी जाने रहिएगा कि अमृत और विष के लिए इनको दिया गया था। एक चीज और 1967 में इनको दिया गया था। और एक बात और आपको हम बताते चलें कि ये जो है इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था और 1967 में दिया गया था। ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस वर्ष इनको दिया गया था, तो 1967 पे आप टिक करके आएंगे। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बता दें आपको हम। तो पहली बात जो है ये 1963 में जो है प्रकाशित किया गया था सबसे पहले, और ये इलाहाबाद और अब प्रयागराज वहां से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। और इनके संपादक थे रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है इस पत्रिका का संपादन लखनऊ में कौन करने लगा था, मतलब लखनऊ में कौन किया था? तो इस पत्रिका का संपादन लखनऊ में लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने किया था। तो अगर लखनऊ में पूछा जाएगा, तो स्पेशली नाम पूछा जाएगा, तो लक्ष्मीकांत वर्मा आप टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है इनमें से अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, देखिए पत्रिकाओं पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है। पीछे हम काफी प्रैक्टिस सेटों में पत्रिकाओं को हम सॉल्व कराए हैं और यूथ में स्पेशली हम बहुत सारे पत्रिकाओं को सॉल्व कराते चले आए हैं। तो इनमें से अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक जो हैं तेज सिंह है, और इनका पूरा नाम भी आपको बता दें कि इनका पूरा नाम जो है तेजपाल सिंह भी है, और ये अम्बेडकरवादी साहित्य है। ठीक है, अपेक्षा। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा को सरल और साधारण रूप अपनाया? तो मलिक, ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी की भाषा ठेठ अवधी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठेठ अवधी। और देखिए जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। तो पूछता है कि ये किस शाखा के कवि थे? तो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो इनके बारे में कुछ और हम तत्व बताते चलेंगे कि देखिए अलवार वैष्णव संतों की संख्या टोटल जो है 12 है, ये जाने रहिए। और इस अलवार जो है इसमें महिला संत का नाम आंडाल था। ठीक है, और आंडाल को एक और नाम से जाना जाता था, उनको गोदा भी कहा जाता था। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन डी रबिया दिया हुआ, राबिया, तो राबिया जो है अरबी सूफी संत थी। ठीक है, और इन्हें राबिया बसरी भी कहा जाता है। और जो यहाँ पे गार्गी और अपाला जो दिया गया है, तो गार्गी और अपाला के बारे में आपको हम बताते चलें कि गार्गी और अपाला वैदिक कालीन विदुषी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि वैदिक कालीन विदुषी निम्न में से कौन थी? तो गार्गी, अपाला अगर दे देगा, या गार्गी केवल दे दे तो गार्गी, या अपाला दे तो अपाला पे आप टिक करके चले आएंगे। तो नेक्स्ट है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल के बारे में पूछा है, तो अंचल के बारे में बताते हैं। देखिए अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है, ये जाने रहिए। और बता दें इनका जो है जन्म 1915 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1995 में हुई थी। ये दोनों पूछा गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1915। देखिए रामेश्वर शुक्ल जो है आयोग के बहुत पेट लेखक हैं, और जिनको आयोग भूलता नहीं है। तो इनके साहित्यों को भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इनके बारे में, इनका जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1995 में हुई थी। ठीक है, ये जाने रहिएगा। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, बता दे रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इनकी प्रमुख कृतियां थी अपराजिता, किरण बेला, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह। ठीक है, अपराजिता, किरण बेला, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह इनकी जो है प्रमुख कृतियां थी। चलिए एक दो क्वेश्चंस रीजनिंग के भी देख लेते हैं, सामने है तो फिर। और रीजनिंग के हम जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये दिया हुआ है 112 और 56। तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। 112 मतलब 112 को 2 से भाग दिया गया है तो 56 आया है। ठीक है, और 56 में 4 को जोड़ा गया है, इसमें 2 से भाग दिया गया है, और यहाँ पे फिर 4 को जोड़ा गया है तो फिर 60 आया है। फिर 60 को जो है 2 से भाग दिया गया है तो 30 आया है, और 30 में फिर 4 जोड़ा गया है तो फिर जो है आपका
34 आया है। तो आपको पता है इसके बाद जो सेकंड बटन बनेगा वो भाग दिया जाएगा 2 से, तो 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 आएगा। आपका 17 बिल्कुल सही आंसर है, ये जाने रहिए। ठीक है। और देखिए इसको बता दें, एक केवल मतलब हम शॉर्ट बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। 112, 56, 60, 30, 34 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए कि इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो डिफरेंस निकालने से देखिए 112 और सॉरी नीचे वाला क्वेश्चन था। देखिए इसमें जो है 45, 68, 103, 150, 209 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें डिफरेंस जो है पूछा गया है, तो डिफरेंस निकालिए पहले आप। तो इसमें मान लीजिए डिफरेंस निकालेंगे, 45 68 में आपका 45 प्लस 5 50, इसमें आपका प्लस 23 आएगा। ठीक है। और 68 से 103 पे जाएंगे तो आपका 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 23 हो गया और 35 हो गया। और 103 से 68 से 103 पे जाएंगे तो आपका 35 हो गया। और फिर 103 से 150 पे आप जाएंगे, मतलब 103 से 150 पे जाएंगे तो आपका बनेगा 47 प्लस 47। और अगर आप 150 से 209 पे अगर जाते हैं तो आपका प्लस 59 होगा। और फिर जो है इससे उस पे जाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो फिर जब अगर आपको एक लाइन बनाने पे आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा है तो फिर इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो देखिए 23 से 35 में प्लस 12 हो रहा है, और 35 से 47 में प्लस 12 हो रहा है, और 47 से 59 में प्लस 12 हो रहा है। तो इसका मतलब है 59 में प्लस 12 करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 59 में प्लस 12 अगर हम लोग करते हैं तो आपका निकलेगा 71। ठीक है। तो 209 में 71 को जोड़ दीजिए तो आपका जो है 280 आ जाएगा। ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो हैं जहां आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जहां पे ट्रिक वर्क करेगा वहां पे आपको हम ट्रिक्स वगैरह बताते चलेंगे। ठीक है, ये जाने रहिएगा। ठीक। तो फिर मिलेंगे आपको, आपको कुछ और जो हम बताते चलें। आज का ये रहा हिंदी और जो है जीके का क्लास, और ये सेट नंबर 8 था। और आपको हम बता दें कि इसके साथ ही साथ जो है आपका यूपी पुलिस एग्जाम की 500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मेरे द्वारा बनाई जा रही है। जैसे बन जाएगी आपको हम सूचना दे देंगे, और टेलीग्राम पे इसकी सूचना दे दी जाएगी, और व्हाट्सअप नंबर भी बहुत जल्दी अपडेट हम कर देंगे। और नेक्स्ट देख लीजिए आप कि ये जो किरण पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट है ये भी बहुत अच्छी बुक है, और मेरा प्रयास है इस पूरी बुक को कंप्लीट कराना। ये थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, और ये जो जरूर जो है हम कराएंगे। और देखिए आकाश जी, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप जुड़ लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो है हम किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट जो है 1 तारीख से लगवाना शुरू करेंगे, और यूथ पब्लिकेशन की भी जो है प्रैक्टिस सेट चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उसमें कंप्लीट हो गया है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शाम को होगा। और बाकी अभी जो है फिर आपकी घटना चक्र की टो सीरीज की क्लास जो है लगभग 2 बजे के आसपास में जो है की जाएगी। तो आप लोग दोबारा वहां पे जुड़िएगा, और आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।